रखना। हाँ माँ, तू ठीक बोल रही है, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। तो और क्या बेटा, जब दोनों भाई अलग अलग कमाते हैं तो अपना अपना खर्च खुद उठाए ना, एक दूसरे के पैसे पर क्यों हक जताए। और वैसे भी बेटा, जब तक देवर की शादी नहीं हुई रहती है ना, तब तक भाभी उसके सारे पैसे रखती है। अगर भाभी पैसे रख रही होगी तो तू ध्यान देना बेटा, दामाद जी के पैसे पर भाभी का भला क्यों हक होगी। तो और क्या माँ। और हाँ बेटा, तुम्हारे जितने गहने चढ़ेंगे ना, सारे गहने अपने पास रखना, और तुम अपने कपड़े भी एक भी जेठानी को नहीं देना। ठीक है माँ, तू जैसे बोल रही है वैसा ही मैं करूंगी। क्यों देवर जी, आपको तो अपनी शादी की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। अरे नहीं नहीं भाभी, आप भी क्या बोल रहे हैं। तो और क्या मैं बोलूं, जब भी पूनम का बात आता है तो आप तो शर्माने लगते हैं। अब शर्माना बंद कीजिए, कल ही आ रही है मेरी देवरानी। और हाँ, मेरी देवरानी के साथ थोड़ा अच्छे से रहिएगा, और अगर आप में और देवरानी में लड़ाई होगी ना, तो मैं तो पहले ही बता दे रही हूँ, देवरानी की ही साथ दूंगी मैं। अरे हाँ हाँ यार, देना साथ। पहले ही से मेरे भाई को इतना नर्वसा दो ना कि इसकी गलती न रहे ना, उसके बाद भी ये सर झुकाकर बोले कि हाँ मेरा ही गलती है। हाँ भैया, आप भी क्या बोलने लगे। ना छोटे, देखना यही होगा तुम्हारे साथ भी, जो मेरे साथ होता है वो तुम्हारे साथ भी तो होगा ना। अच्छा अच्छा, कर लीजिए शिकायत अपने भाई से। क्या भाभी, आप भी। देवर जी रुकिए, शायद फोन आ रहा है किसी का, मैं देख लेती हूँ। छोटी, ये तुम्हारी पहली रसोई है, तो तुम्हारा जो मर्जी है आज वो मीठे में बना लेना। जी दीदी, पर ये तो बता दीजिए ना कि विनय जी को सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है, मैं वो बना लूंगी। क्या बात है छोटी, घर में आते के साथ पति का पसंद नापसंद पूछना चालू कर दी। कोई बात नहीं, मैं तो ऐसा ही चाहती थी कि मेरी देवरानी आए। आ जाओ, मैं बताती हूँ। जी दीदी। मैं कैसे पूछूं कि घर का खर्चा कौन चलाता है, किसके हाथ में बागडोर है इस घर की। ये देखो, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ खोज रही थी और तुम है कि अपने रूम में मिली। अरे नहीं नहीं दीदी, मैं सोच रही थी कि नाश्ता में इस समय मैं क्या बनाऊं, और आप मुझे कहीं दिखे नहीं, इसलिए फिर मैं अपने रूम में आ गई। मुझे यहाँ की कुछ जानकारी नहीं ना दीदी। धीरे धीरे जानकारी पता चल जाएगी तुम्हें भी। अच्छा दीदी, बुरा न मानिएगा, एक बात पूछूं? अरे हाँ हाँ छोटी, एक नहीं 10 बातें पूछो। वैसे दीदी, ये घर का खर्च कैसे चलता है? हमारे सास ससुर तो है नहीं, फिर राशन पानी बिजली का बिल वगैरह ये घर का कौन संभालते हैं? ये अभी आई है इस घर में और इस तरीके की बातें करना चालू कर दी। अरे हाँ हाँ छोटी, अभी तू नई नई है ना, और वैसे भी तुमसे क्या छिपाना छोटी, अब तक तो मैं इस घर को अकेले ही संभाल रही थी, क्योंकि माँ जी और पापा जी के तो गुजरे साल हो गए, और मेरी शादी हुई लगभग 5 साल तो हो ही गए हैं। जब तक सास ससुर थे तब तक तो वही संभालते थे, और वैसे भी मैं उस सब में अपना दिमाग भी नहीं लगाती थी। लेकिन माँ जी के गुजर जाने के बाद मैं ही घर में थी, तो सब कुछ है मुझे अपने हिसाब से संभालना पड़ा, और अब तक मैं ही और तुम्हारे जेठ जी ही इस घर को चला रहे हैं। देवर जी की तो नौकरी कुछ दिन पहले ही लगी है, और जो घर के छोटे मोटे सामान होते हैं अगर अचानक खत्म हो जाते हैं तो तुम्हारे जेठ जी और नहीं तो मेरे देवर जी लेकर के आ जाते हैं। बात रहा बिजली बिल का, तो जिसे मौका मिलता है वो भर देते हैं, यही पिछले 1-2 महीने से, क्योंकि ज्यादा दिन तो समय नहीं हुआ है देवर जी की नौकरी लगे हुए। अभी वक्त भी कितना बीता है, और ऐसा कोई खास बड़ा परिवार तो है नहीं हमारा। देवर जी की नौकरी से पहले तो सब कुछ तो तुम्हारे जेठ जी ही देख रहे थे। अरे छोटी, ये सब बातें में हम लोग क्यों पड़ गए? अभी शाम का चाय नाश्ता का टाइम हो गया है, चलो ना मिलकर बना लेते हैं। हाँ हाँ दीदी, चलिए मैं आती हूँ। सारी बातें ही झूठ बोल रही है। सारे घर के खर्चे ये मेरे पति से ही निकलवाती होगी। अब मेरे सामने ये सियानी बन रही है। मेरे मायके वाले सही बोल रहे थे कि तुम्हारी जेठानी बहुत सियानी होगी, वही से तो गोल मोल बातें घुमा करके मेरे पति को बोल रही है कि 1-2 महीना ही हुआ नौकरी लगे हुए। ये दीदी तो 1 रुपया खर्च नहीं करती होगी, सारा खर्च मेरे पति से करवाती होगी। पर कोई बात नहीं, मुझे अब टाइट होनी पड़ेगी, नहीं तो हमारी तो जिंदगी का कोई भी 1 रुपया भी सेविंग नहीं होगी, क्योंकि देवर को तो भाभी ने पूरी तरीके से अपनी मुट्ठी में कर रखा है। अरे छोटी, आ रही है, आ रही हूँ दीदी। देवर जी, चाय पत्ती खत्म हो गई है, तो लेकर के आ जाते चाय पत्ती। ठीक है भाभी, अभी लाता हूँ। और हाँ देवर जी, अभी आप तो पकौड़े खाने के लिए बोल रहे थे, तो तेल भी नहीं है, साथ में तेल भी लेते आएंगे। ठीक है भाभी, अभी ले आ रहा हूँ मैं। क्या जरूरी थी इतने पकौड़े तलने के लिए? मेरे पति जब तेल लेकर के आए हैं तो पूरे परिवार
जरूरी है? और ये चाय तो कुछ आज ज्यादा ही बन रहा है पहले के मुताबिक। मेरे पति के पैसे है ना, तो पानी के जैसे बहाएंगे ये दीदी। अरे छोटी, चाय ज्यादा नहीं बनाई थी क्या? थोड़ी थोड़ी चाय लेकर के आई है क्या? चाय पत्ती नहीं थी क्या छोटी? अरे नहीं नहीं दीदी, क्या जरूरी है कि चाय पूरा फुल फुल कप ही पिए? चाय हमारे सेहत के लिए सही बात नहीं है दीदी, इसलिए मैं आज आधा आधा कप ही चाय लाई हूँ। अच्छा, अगर मैं इस घर में ध्यान ना दूं ना, तो ये दीदी ना सब बर्बादी करने पर तुले हुए हैं। आखिरकार इनके पति का पैसा जो नहीं लग रहा है, सब मेरे पति का पैसा लग रहा है, तो दोनों हाथ से ही पैसा लुटा रहे हैं ये। अरे पूनम, अरे आप बहुत जल्दी ऑफिस से आ गए। अरे हाँ पूनम, आज जल्दी ही मैं ऑफिस से आ गया। देखो ना, मैं काजू कतली लाया हूँ, जा करके बांट दो ना सबको। अरे आपको भी इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? क्या जरूरी था आपको काजू कतली लाने के लिए? अरे पूनम, घर वाले को बहुत पसंद आता है काजू कतली, इसीलिए तो मैं लेकर के आया हूँ, और स्पेशल बच्चे लोग को बहुत पसंद है। जाओ जाओ, बच्चे लोग को दो। ये मेरे पति भी कम नहीं है, क्या जरूरी था इनको काजू कतली लाने के लिए? और कुछ अलग भी तो ला सकते थे ना, भर भर के पैसे लुटाइए। कोई बात नहीं, अभी मैं आधा काजू कतली हटा देती हूँ। मम्मा मम्मा, मुझे भी काजू कतली चाहिए। अरे बेटा, अभी तो तुम्हारी चाची दे रही थी ना। मम्मा मुझे एक नहीं चाहिए, एक से क्या होता है, और भी दो ना। अरे बेटा, ऐसे जिद नहीं करते हैं, शायद तुम्हारे चाचू कम ही लाए होंगे, इसलिए तुम्हारी चाची ने एक दिया। अरे नहीं नहीं भाभी, मैं 1 केजी लेकर के आया हूँ काजू कतली। आप पूनम से बोलिए ना, वो रखी होगी। मम्मा मम्मा मुझे दो ना। अच्छा ठीक है बेटा, मैं अभी लेकर के आती हूँ। पूनम। हाँ दीदी, और बाकी का काजू कतली कहाँ है? वो चिंकी रो रही है, दे दो ना। अरे दीदी, काजू कतली सब खत्म हो गए, मैं कहाँ से दूँ? मम्मा मम्मा दो ना जल्दी। अरे बेटा चिंकी, काजू कतली सब खत्म हो गए, मैं कल तुम्हारे पापा से मंगवा दूंगी। नहीं मम्मा, मुझे आज खाना है। नहीं, आज मुझे चाहिए, चाहिए तो चाहिए। देखिए तो दीदी, ये चिंकी कितना जिद्दी होती जा रही है। अरे छोटी बच्चा है ना, तो बच्चे लोग जिद करते ही हैं। कोई बात नहीं चिंकी, चलो तुम्हारे चाचू से ना तुम्हारा फेवरेट चॉकलेट मंगवा देती हूँ। जैसी माँ वैसी बेटी, ये लोग तो मेरे पति को कंगाली करके रखेंगे। काजू कतली नहीं तो उसके जगह पर 2-2, 3-3 की चॉकलेट मंगवाइए माँ बेटी। अरे चिंकी बेटा, चलो मैं तुम्हें काजू कतली देती हूँ, और रसोई में रखा हुआ था ना, मैं भूल ही गई थी। मैंने सोचा कि शायद सारे खत्म हो गए हैं काजू कतली। थैंक यू चाची, मेरी चाची तो बहुत ही अच्छी है। जेठ जी, हाँ पूनम बोलो। राशन सब खत्म हो गए हैं, आप ला देते तो ज्यादा अच्छा रहता जेठ जी। राशन तो मैं 1 सप्ताह पहले ही लेकर के आया था पूनम, इतना जल्दी खत्म हो गया? भैया उसमें कुछ थे राशन, कुछ नहीं थे। मैं नया लिस्ट बनाई हूँ भैया, वो आप ले आइए ना। अच्छा ठीक है, लिस्ट बनाकर दे दो, मैं आधे घंटे में जाकर के लेकर के आ जाता हूँ। ठीक है भैया, मैं अभी लिस्ट बनाकर देती हूँ। अब मैं दिखाती हूँ कि खर्चा किसे कहते हैं। सुनिए ना। हाँ पूनम बोलो। आप ऑफिस जा रहे हैं क्या? हाँ, मैं ऑफिस ही जा रहा हूँ। देखिए ना, मेरा नया वाला मंगलसूत्र टूट गया है, तो मैं सोच रही हूँ ना उसको नए डिजाइन में बनवाने के लिए। तो आप आज ऑफिस से थोड़ा पहले आ जाएंगे क्या? ठीक है, मैं आ जाऊंगा। और कुछ? नहीं नहीं, ठीक है पूनम, मैं बहुत जल्दी में हूँ, मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए। मैं इनका सारा ध्यान अब मैं अपने ऊपर केंद्रित करूंगी, तभी ये घर का एक्स्ट्रा कुछ सामान नहीं लेकर के आएंगे। आज जाकर बाजार में अच्छा खासा भारी मंगलसूत्र पसंद करूंगी। इनका मंथली में पैसा बचेगा ही नहीं, तो कैसे घर वाले पर खर्चा करेंगे? मैं सोच रही हूँ ना कि आज मैं बाहर रेस्टोरेंट में ही खाना खाऊं। अरे वो तो ठीक है पूनम, लेकिन घर वाले को बोली है। अरे क्या आप भी घर वाले को, कितना घर वाले को साथ साथ में लेकर के चले? सुनिए ना, मेरा मन है कि आपके साथ मैं बाहर जाकर के खाना खा करके आऊं, वो घर वाले के साथ नहीं। बराबर तो हम लोग जाते ही घर वाले के साथ। अरे पूनम, ऐसे कैसे बोल रही है तू? अरे नहीं नहीं देवर जी, मैं तो बोलूंगी कि हम लोग को जाना जरूरी है क्या? अभी आप लोग दोनों नए नवेले हैं, तो आप लोग जाइए बाहर घूमिए, खाना खिलाइए, अभी यही तो समय होता है देवर जी। ठीक है भाभी, अगर आप बोलते हैं तो मैं आज पूनम को ले जाता हूँ डिनर पर। थैंक यू। अरे आप यहाँ हैं? क्यों, कुछ काम था क्या? आपको पता नहीं है कि आज हमारी शादी का सालगिरह है? अरे यार, मैं तो भूल ही गया था। अच्छा कोई बात नहीं, बताइए आज मेरे लिए क्या गिफ्ट में लाएंगे? जो तुम बोलो। नहीं नहीं, इस बार तो मैं कुछ नहीं बोलने वाली हूँ। इस बार मैं देखना चाहती हूँ कि आप मेरे लिए क्या लेकर के आते हैं। अच्छा ठीक है बाबा, मैं अपना मन से जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं तुम्हारे लिए लेकर के आ जाऊंगा शाम को।
महंगी साड़ी भैया आपको कहाँ दिलवाने वाले थे? उनका बजट नहीं ना होता होगा? पूनम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भाभी से ऐसी बातें करने की और भैया के बारे में इतनी गलत बातें करने की? समझ क्या रखा है तुमने? हाँ हाँ, बोलेंगे क्यों नहीं मुझे? दीदी ने अपने पल्लू से जो बांध कर रखा है आपको, तो आप दीदी के साइड लेंगे ही। और वैसे भी उतने दिन से पूरे घर का खर्चा आप ही तो चला रहे हैं। दीदी और जेठ जी का पूरे परिवार का देखभाल तो आप ही कर रहे हैं। तो आपके भाई भाभी इतने आसानी से तो आपको छोड़ने वाले नहीं है। इनकी खुद की कमाई तो कुछ है नहीं और अपने छोटे भाई का कमाई पर ऐश कर रहे हैं। लेकिन आप कान खोल करके सुन लीजिए, मैं ऐसा आप कुछ होने नहीं दूंगी। क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूँ। कल को हमारे भी बच्चे होंगे, हमारी भी जरूरतें बढ़ेगी। आप अपना सब कुछ अपने भाई भाभी और उनके बच्चे पर लुटा रहे हैं, तो मेरे पास क्या बचेगा? और हाँ दीदी, आप लोग कान खोल करके सुन लीजिए, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। और मैं आपको बोल रही हूँ, आप नया घर लेने का इंतजाम कीजिए। इतना पैसे तो आप कमाते ही हैं कि एक घर हम लोग ले ही सकते हैं। भले ही आपके भाई ना कमाते हैं, तो यह घर उन्हें हम लोग दान में दे देंगे, क्योंकि उनकी औकात तो है नहीं घर लेने के लिए। तो ये घर को रख ले, हमें ये घर नहीं चाहिए। लेकिन अब हम इस घर में रहेंगे नहीं, क्योंकि मैं इनके साथ रहकर अपना और भी नुकसान नहीं करवाना चाहती हूँ। अरे चुप कर, ये क्या बोले जा रही है तुम? हो गया ना, सच्चाई बोलने में मिर्ची लगती ही है। पूनम, अपनी जुबान पर लगाम दो, नहीं तो ये जुबान काट दूंगी। समझकर क्या रखा है खुद को? जब से इस घर में आई हो, तब से अपना हुक्म चला रही हो। मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ, तुम्हारी जेठानी लगती हूँ मैं। और किस गुमाने जी रही हो तुम कि तुम्हारा पति बहुत कमाता है और मेरा पति कुछ नहीं कमाते? दिमाग है तुम्हारे पास? क्या दिखावा करने से ही सब कुछ होता है? 1 साल हुआ है तुम्हारी शादी को और मेरा लगभग 5 साल हो गया है। तो क्या शादी के 5 साल बाद भी ये सब छोटे छोटे गिफ्ट वगैरह देकर एक दूसरे को अपना प्यार साबित करते रहे? ये सब शादी के 2-3 साल ही ठीक लगता है, उसके बाद परिवार बढ़ता है तो ये सारी चीजें बंद हो जाती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि अगला कमा नहीं रहा है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जेठ जी दिखावा नहीं करते हैं? करवा चौथ हो या तीज हो, वो सिर्फ मुझे गजरा पहनाते हैं। मेरे जन्मदिन पर सिर्फ एक जिलेबी ला करके खिला देते हैं, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद आता है। तो इसका मतलब क्या कि तुम्हारे जेठ जी कमाते नहीं है? बहुत गलत फहमी है तुम्हारी, शायद तुम्हें पता नहीं है। अगर पता नहीं है तो अपने पति से पूछ कर देखो, मेरे पति का तुम्हारे पति से कितना तनख्वाह है। करीब करीब 1.5 लाख। देखा दीदी, जेठ जी की तनख्वाह मेरे पति की तनख्वाह से 1.5 लाख कम है। तो बताइए अब मैं कहाँ गलत हूँ? पूरी बात तो सुन लो। भाभी ने क्या बोला था कि दोनों भाई के तनख्वाह में कितना फर्क है, तो मैंने तो 1.5 लाख का फर्क बताया। मैंने ये तो नहीं ना बोला कि भैया का तनख्वाह मेरी तनख्वाह से 1.5 लाख कम है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी तनख्वाह जेठ जी से कम है, ऐसे कैसे हो सकती है? मैं सिर्फ एक इंजीनियर हूँ और भैया से काफी नीचे पोस्ट पर काम करता हूँ, और मेरे भैया कंपनी में काम करते हैं और वो मैनेजर है उस कंपनी का। मैं तो अंदाजे से बोल रहा हूँ, उससे भी ज्यादा होगी उनकी सैलरी। छोटे सही बोल रहा है और मैं इस मामले में कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। चलो, तुम्हें कुछ और भी दिखाना है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा पति सिर्फ तुम्हें ही तोहफा देता है और तुम्हारे ऊपर खर्च करता है? क्योंकि वो दिखा दिखा कर देता है ना। अभी तो तुम्हारी नई नई शादी हुई है ना, और मेरी शादी 5 साल पहले हो चुकी है। तुम्हें क्या लगता है कि मेरा पति बेरोजगार है और मेरा पति कभी मुझे तोहफा नहीं दिए हैं? या तो अब नहीं देंगे? तोहफा देने के लिए कोई खास दिन नहीं होता है। मेरा तो जब मन होता है तब मैं खरीद लेती हूँ, और तुम्हारा सच्चाई से सामना करवाना बहुत जरूरी है। दिखा, ये जितने जेवर देख रही है ना मेरे, इतने जेवर तुम्हें लेने में 5 साल लगेंगे, तब तुम मेरी बराबरी कर पाओगी। लेकिन नहीं, तब भी तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकती है, क्योंकि 5 साल तो मैं आगे और भी निकल जाऊंगी। फिर तुम्हें वहाँ पहुँचने में 5 साल और लग जाएंगे, और तुम्हारा घमंड का क्या होगा जरा सोचो। वाकई में ये दीदी का जेवर के सामने तो मेरा जेवर कुछ है ही नहीं है, 1/4 भी नहीं है। ये जो जेवर देख रही है, ये सारे जेवर तुम्हारे जेठ जी ने मुझे दिए हैं, और कुछ जेवर जो है ना मेरे मायके से मिले हैं। वो तुम्हें जेवर दिखाना जरूरी नहीं समझती हूँ, क्योंकि वो तुम्हारे जेठ जी ने मुझे वो गहने नहीं दिए हैं, मेरे माँ और पापा ने दिए हैं। क्यों, मेरा गरीब पति ये सब तो नहीं ना दिलवा सकता है? तो कैसे? ये अलमीरा से भरी हुई है मेरे पास साड़ी, और इसमें तो आधी से ज्यादा तुम्हारी शादी के बाद मैंने कर दी है। लेकिन मुझे तुम्हारे जैसी
दिखावा करने की आदत नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें कभी दिखाया ही नहीं। ये जो तुम 5 साड़ी देख रही है ना, ये 9,000 से ऊपर की साड़ी है। और ये जो नई वाली साड़ी जो देख रही है ना, इसे तो मैंने अभी पहनी भी नहीं है, ये 20,000 की है। और ये साड़ी मैं परसों ही ली हूँ। पर मैं तुम्हारी तरह हर चीज दिखाकर नहीं खरीदती, बस पसंद आ गई तो खरीद ली, कभी मौका होगा तो मैं पहन लूंगी। तुम्हारी तरह दिखावा करना मुझे पसंद नहीं है। और हाँ, एक बात तो बताना तुम्हें भूल ही गई, तुम्हारे एक गरीब जेठ थे, पता है अपने बच्चों को किस स्कूल में पढ़ाते हैं? इस शहर के सबसे महंगे इंटरनेशनल स्कूल में। अभी तो तुम्हारे बच्चे भी नहीं हुए हैं, तो बच्चे के फीस का अंदाजा तो तुम्हें नहीं होगा, खास करके इंटरनेशनल स्कूल की फीस का। तो मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देती हूँ, मेरे एक बच्चे की स्कूल की फीस 30 से 35,000 के महीने लगती है। अब इसी से अंदाजा लगा लो तुम कि तुम्हारे जेठ जी कितने गरीब है। और हाँ, एक बात और क्या बोल रही थी तुम कि घर लेने की हमारी औकात नहीं है। किस गुमान में जी रही है तुम? तुम्हें कुछ पता है? अगर पता नहीं है तो तुम अपने पति से जाकर पूछ लेती, लेकिन कुछ बोलने से पहले जरा दिमाग लगा लिया करो। मैं आज तक तुमसे अलग नहीं हुई यह सोचकर कि लोग क्या कहेंगे कि छोटी देवरानी आई नहीं, जेठानी अलग हो गई। लेकिन मैं अगर अलग हो जाती ना तो मैं इस घर से नहीं जाती, बल्कि तुम्हें इस घर से जाना पड़ता। तुम ये घर मुझे दान में क्या देगी? ये घर तो मेरा खुद का है। तुम्हें कुछ पता भी है? ये घर तुम्हारे जेठ जी ने खरीदा है, और वो भी अपने पैसों से। और चौंकाने वाला एक और खबर सुन लो, ये घर मेरे नाम पर है। हाँ, ये भाभी का ही घर है, पर हम यहाँ शुरू से रह रहे हैं। लेकिन भाभी ने कभी एहसास नहीं होने दिया कि ये घर उनका है, बल्कि जब तक साथ रह सकेंगे रहेंगे, उसके बाद परिवार बढ़ेगा तो अलग तो होना ही पड़ेगा। लेकिन हमारे बीच प्यार मोहब्बत ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन आज तुमने जो हरकत की है ना, उसके कारण आज ही हमें इस घर को छोड़कर जाना पड़ेगा। और तुम्हारे वजह से हमारे बीच में जो प्यार मोहब्बत है ना, वो पहले जैसा तो अब नहीं रहेगा। क्यों? होश उड़ गया ना कि जिस बड़े आलीशान घर में तुम रहती है और जो तुम हमें दान देने की बात कर रही हो, यह घर तो खुद का मेरा है। और मैंने तो तुम पर एहसान किया है इस घर में रख कर, तो तुम कल ही हमारे घर से निकल जाओ। क्योंकि मैं तुम्हें इस घर में अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। बहुत दिन से तुम्हारी मनमानी सह रही थी। ये घर आपका कैसे हो सकता है? शायद आप बेईमानी से अपने नाम करवा लिया होगा। यह घर तो हमारे ससुर जी का था ना, उन्होंने ही बनवाया था। मेरी शादी तय होते समय जिन्होंने हमारी शादी करवाई थी, उन्होंने ही बताया था तुम्हारे ससुर जी ने बहुत बड़ा घर अपनी कमाई से बनवाया है, जिसमें दोनों भाई रहते हैं। यह बात मुझे अच्छे से पता है। तुम्हें कुछ नहीं पता है। यह घर पापा का था, लेकिन छोटी वाली बहन की शादी में पापा के पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, क्योंकि उन्हें बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हुआ था और उनका बिजनेस पूरी तरह डूब गया था और बहन की शादी करनी जरूरी थी, इसलिए यह घर उन्होंने बेच दिया था। और हम लोग एक किराए के घर पर शिफ्ट हो गए थे। और उस समय भैया की नई नई नौकरी लगी थी। यह घर भैया के दोस्त के पापा ने ही खरीदा था। भैया ने उनसे बोला था कि अंकल आप इस घर की किसी और को मत बेचना, मैं पैसे जमा करके इस घर को खरीद लूंगा, क्योंकि यह घर हमारा है, हमारा बचपन बीता है इसमें, तो इस घर को तो हमें वापस लेना ही है, बस हमें थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। और ये बात कोई बाहरी आदमी नहीं जानता था, सिर्फ घर के लोग ही जानते थे, इसलिए उस आदमी को यह सब कुछ नहीं पता था जिसने हमारी शादी करवाई थी। पर मुझे तो पता है ना, और तुम्हारी ननद को भी पता है। जाकर अपनी ननद से जाकर पूछ लो। उस वक्त तो मैं पढ़ाई कर रहा था और उस वक्त मैं काफी छोटा था, मेरी पढ़ाई का भी खर्चा भैया ही उठा रहे थे, क्योंकि पापा के पास तो पैसे बचे ही नहीं थे। सारा बिजनेस डूब गया था। भैया ने दिन रात मेहनत की और लोन पर पैसे लेकर के कैसे कैसे गुजर बसर करके और इस घर को खरीद लिया। लेकिन माँ पापा को कहना था कि भैया ने अपनी मेहनत से इस घर को खरीदा है, पापा का 1 रुपया भी इस घर में नहीं लगा है। इसलिए मेरे माँ पापा ने ही बोला था कि घर बड़ी बहू के नाम पर ही खरीदो, कि तुम्हारा पैसा लगा है, लोन भी तुम ही चुकाओगे, यह घर तुम्हारा होना चाहिए। कल के छोटे भी बड़ा होकर के नौकरी करेगा तो अपने लिए घर खरीद लेगा, का जो हक है उसे मिलना ही चाहिए। और यह सब कुछ मेरे सामने की बात है, इसमें कोई भी बेईमानी नहीं है, और यह बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। लेकिन तुम्हें तो बकवास करने की आदत है, देख लिया बकवास करने का नतीजा। अरे तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? क्या तुम्हें पता नहीं है कि भैया किस पोस्ट पर काम करते हैं? उनके बारे में भी तुमने यह सोच लिया कि उनकी कुछ खास कमाई नहीं है? उनकी कमाई तक पहुंचने में मुझे काफी समय लगेगा, काफी साल लग जाएंगे। देवर जी, मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है ना कि एक दूसरे का साथ निभाना ही पड़ता है। मैं आपकी पत्नी के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती हूँ। पूनम जो भी है, जैसी भी है, वो आपकी पत्नी है, तो आपको हर हाल में उसका साथ देना ही पड़ेगा। तो आप अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर लीजिए।
या अपने लिए एक नया घर खरीद लीजिए, मुझे नहीं पता, लेकिन एक छत के नीचे हमारा गुजारा संभव नहीं है। मैंने तो यही चाहा था कि जब तक हो सके हम एक साथ रहेंगे। भले ही आप अपना घर ले लीजिए, लेकिन हम साथ में रहेंगे जब तक हमारा साथ में रहना संभव हो पाएगा। लेकिन पूनम ने ऐसा माहौल कर दिया, इतनी गंदगी फैला दी कि अब मैं एक साथ रहने की सोच भी नहीं सकती।